इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था 4 कुल टोटल विचारधाराएं बनाई गई हैं जो आधुनिक समय में प्रचलन में, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो विचारधारा है वो क्या है, थ्योरी का विचारधारा है। उसके बारे में हम लोगों ने कुछ चीजें तब देखी। आज हम लोग इसी क्रम में देखेंगे कि महाविस्फोट सिद्धांत कैसे, प्रमाणिकता उसकी क्या है और किस आधार पर ये माना जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी हमारी है या महाविस्फोट सिद्धांत जिसे आप कहते हैं, वो रियलिटी उसकी कैसी है, यानी वास्तविकता कैसी है। तो आप जान लीजिए कि किसी प्रक्षेपक के माध्यम से ये ज्ञात किया जाए, जैसे चूंकि आप देखते हैं आसमान में, जब आप एक तरह से कहिए कि यूनिवर्स की तरफ जब देखते हैं, आप आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। कोई तारा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, कोई थोड़ा छोटा दिखाई देता है, या और टेलीस्कोप वगैरह से देखेंगे तो बाकी चीज़ें आपको ग्रह उपग्रह और इस तरह के चीज़ें दिखाई देंगी। तो चूँकि उनकी इतनी ज़्यादा दूरी होती है तो इसका एग्जैक्टली मानक कर पाना कि वो हमारे करीब आ रहे हैं कि हमसे दूर जा रहे हैं, ये हम प्रत्यक्ष रूप से देख करके अनुभव नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से हम जान पाते हैं कि कोई उपग्रह या ग्रह हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है ना। तो उसी तरह से बिग बैंग थ्योरी की परिकल्पना का भी जब एक तरह से कहिए कि सत्यापन करने की बात आई तो रेड शिफ्ट वाली घटना, यानी कि कहिए कि स्पेक्ट्रम पर इसको रीड किया गया, आकलन किया गया और उस आधार पर बताया गया कि नहीं, क्या हो रहा है कि ब्रह्मांड में चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब होता क्या है कि जैसे कोई प्रेक्षक मान लो पृथ्वी पर है, ठीक है, या किसी ग्रह पर कोई प्रेक्षक है और आप पृथ्वी पर हैं, आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो कोई चीज़ वो या तो आपके नज़दीक आ रही होगी या तो आपसे दूर जा रही होगी। इसी चीज़ को आपको देखना है। तो स्पेक्ट्रम वगैरह जब देखते हैं तो स्पेक्ट्रम का जो चलने का वे होता है ऐसे इस तरीका होता है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो उसमें 2 चीज़ें आपको दिखाई देती हैं स्पेक्ट्रम में। आपको समझना इतना है कि कैसे ये पुष्टि हो रही है बिग बैंग थ्योरी की। तो इसमें होता है एक रेड यानी लाल और दूसरा होता है बैंगनी, 2 बने होते हैं। तो अगर प्रेक्षक पर रेड शिफ्ट की चीज़ें दिखाई देती है, यानी कि रेड की तरफ इंडिकेट होता है। अभी 2 तरह से मैं इसको समझा रहा हूँ, आपको पहले समझिए। अगर रेड की तरफ इसका विचलन होता चला जाता है तो इसका मतलब कोई चीज़, कोई प्रेक्षक दूसरे प्रेक्षक से दूर होता चला जाता है। और जब बैगनी की तरफ स्पेक्ट्रम इंडिकेट करता है तो इसका मतलब है वो प्रेक्षक आपके पास आ रहा है। समझ रहे हैं ना। और इसमें होता क्या है कि जैसे स्प्रिंग जैसी संरचना होती है, जैसे इसको अगर जल्दी ज़्यादा कर दी जाए तो ये कुछ इस तरह का संरचना बनेगा, लेकिन अगर इसकी दूर कर दी जाए तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही वो वेव चलता है। तो ये जब रहेगा तो नज़दीकी हो जाएगा, ये रहेगा तो ठीक है। तो थोड़ा तथ्यों के माध्यम से देखेंगे कि हमारा कहने का मतलब इसकी पुष्टि जो होती है वो इसी आधार पर हो जाती है कि हर प्रेक्षक एक दूसरे से, यानी एक ग्रह उपग्रह या जो भी चीज़ें हैं वो पूरी यूनिवर्स क्या हो रहा है, अपना विस्तार कर रहा है। आपने देखा था कि एक बैलून पे अगर आप मार्क कर दें और उस बैलून का मान लो 50% से कम हिस्सा उसको आपने खुला रखा है और फिर उस पर आप कोई मार्क कर दीजिए, बिंदु बिंदु से मार्क कर दीजिए और उसमें हवा और भरिए, तो क्या होगा, वो प्रेक्षक एक दूसरे से दूर होता चला जाएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे यूनिवर्स की भी है, वो भी सतत कंटिन्यूसली एक दूसरे से दूर जा रहा है, ना कि एक दूसरे से पास आ रहा है। यानी कोई भी ग्रह उपग्रह एक दूसरे के करीब नहीं हो रहे हैं, चाहे वो तारे हों, चाहे वो गैलेक्सीज हों, कुछ भी हों, वो एक दूसरे के करीब नहीं हो रहे हैं, सब एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं। यानी हमारे जो सौर मंडल का विस्तार था वह भी एक तरह से उसका फैलाव हो रहा है। यानी सब कुछ ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। स्पष्ट हुआ इस बात से ना। अगर ये पुष्टि हो रही है इसकी तो यानी कि सब कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान स्थिति में है। तो यही है बिग बैंग थ्योरी की पुष्टिकरण की स्थिति। इसके बाद आज हम लोग निहारिका और नेबुला और इन सब चीज़ों के बारे में आगे देखेंगे, पल्सर तारा देखेंगे, ठीक है।
और बहुत सारी चीज़ें आप जानने वाले हैं। आइए कुछ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इधर कितना थे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े लेंथी हैं, तो हमें वही देखना है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हम लोगों को पुटअप करता है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को जो समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्पीड या किसी और तरह की किसी चीज़ से। अगर कोई हो तो बिल्कुल बताएं अपनी बात को, हम प्रयास करेंगे कि हर वो जो बच्चा एकदम लास्ट का है, मतलब जो समझने में लास्ट है, उसको भी लेके चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप हमारे समकक्ष आने की कोशिश करें, उससे ये स्थिति रहेगी कि हम लोग सिलेबस और तमाम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएँ। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ाई में, क्लासेस चल रही है ठीक ठाक? हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लास को एकदम रोचक बनाए रखिए। ठीक है, और बिल्कुल हंसिए, बिल्कुल एंजॉय करिए, बट ये है कि ऐसी कोई हंसी ना हो कि जो किसी और को तकलीफ पहुंचा दे। बस इतना ही बस ध्यान रखिए, बाकी हंसना बहुत राइट है, और बिना प्रसन्नता के कोई भी चीज़ होती नहीं है भाई ना। ठीक है, जैसे घर में कोई अच्छी डिश बनती है तो अपने आप चेहरे पर स्माइल आती रहती है, और हमारी आपकी एक्टिविटीज़ भी बड़ी एक्टिव रहती है कि खबर है ना आपको, आदमी को स्फूर्ति सी फील नहीं होती है अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं। जैसे शाम को अगर चाय के साथ पकौड़े वकौड़े बन रहे हो तो फिर क्या होता है, माहौल बिल्कुल एकदम खुशनुमा होता है बनाने वाले का, और जो खाने वाला होता है वो भी हुआ कि नहीं हुआ भाई अभी। तो ऐसे ही कुछ ज़िंदगी का भी हमारे सिलसिला पढ़ाई का भी होता है। पढ़ाई में भी एक इंजॉय और हैप्पीनेस होनी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी अभी लंबी है, लड़ना है, इसको इससे लड़ना है, लेकिन बोझ बना कर किसी चीज़ को नहीं लेकर के चलना है। ठीक है, थोड़ा अनुशासित रहना है अपने जीवन में, अपने आप से अनुशासित रहना है। उस अनुशासन के साथ यदि आप रहेंगे तो निसंदेह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत बड़ी है ना। आज आप सोचिए कि जो आज के हमारे IAS अधिकारी IPS जो आ रहे हैं, आप सभी देखिए यहाँ पर, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लगभग 1/3 आज की स्थिति में हम लड़कियों की संख्या है, तो बड़ा अच्छा है, शुभ संकेत है इन सब चीज़ों के लिए। तो वो सब उस ज़माने में जब आपकी शायद बर्थ नहीं हुई होगी, बहुत सारे बच्चों की इसमें, तब की वो उस ज़माने में जब पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था, और आदरणीय मुख्यमंत्री जैसे विचारधारा के लोग नहीं थे कि भाई UPSC की क्लासेज हर जिले हर जनपद में दी जाए, तब वो मेहनत करके वहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो आप लोग मेहनत करके एक छोटा पद तो ले ही सकते हैं, कम से कम है उतना नहीं तो कम से कम उसके बिगिनिंग जहाँ से ऑफिसर्स की शुरुआत होती है वो वाले बिंदु तो आप ले ही सकते हैं। और कुछ भी बड़ा नहीं होता है, बड़ा तब हो जाता है जैसे अभी एक दिन पहले आप लोगों ने बड़ा बना दिया था, बड़ा यही बन जाता है, बड़ा कुछ होता नहीं है, माहौल बड़ा बन जाता है। तो आप लोग मेहनत करिए, और क्लासेस बिल्कुल आपको मिलेंगी काम की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेक्चर जिनकी स्पीड बहुत स्लो है, उनको अगर कोई सुविधा होती है तो वीडियो देख लें, या अपने दोस्तों से मतलब वो ले करके कॉपी कर लें। लेकिन ये कतई नहीं करेंगे कि हमको आवाज़ नहीं सुनाई देती है इस कारण से छूटा, या बहुत जल्दी बोलते हैं हम लिख नहीं पाते। ये देखिए कमी है, इस कमी को हमें दूर करना है, इससे भगना नहीं है और किसी पर थोपना नहीं है। ये सभी लोगों के लिए है, जो बॉयज़ हमारे भाई बैठे हैं उनके लिए, सिस्टर्स बैठी है उनके लिए, सभी के लिए ये सिस्टम है कि अगर छूटता है तो आप प्रयास करिए कि हम लिखेंगे उस चीज़ को, और बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे तो शायद लास्ट तक भी आवाज़ जाएगी। क्योंकि मैं तेज़ बोलता हूँ तो दिक्कत ये नहीं आती होगी, कहीं कभार कोई स्थिति होती होगी, तो सब लोग लिखिए और खूब स्पीड में लिखिए, और केवल मन में ये स्टेटमेंट ही सुनिए कि सर क्या बोल रहे हैं, बाकी अपने दिमाग में और आगे पीछे की चीज़ें मत जोड़ा रहा करिए। ठीक है, तो आसानी रहेगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेड शिफ्ट की घटना को। आइए स्टडी पढ़ी थी दोस्तों, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नोट करते हैं। प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहता क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, हालांकि ये फिजिक्स का एक पार्ट है। और फिजिक्स देखिए साइंस क्यों रिक्वायर नेसेसरी हो जाती है कि किसी चीज़ की पुष्टि करने के लिए यही है। ठीक है, ग्रेविटी है, किसी भी चीज़ की पुष्टि जो करती है वो फिजिक्स के माध्यम से होती है, तो ये भी पुष्टि की जा रही है। आइए बात करते हैं प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत आप लिख रहे हैं। प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आकृति, आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति आवृत्ति को ही आप तरंग दैर्घ्य कर सकते हैं। आवृत्ति करंट दैर्घ्य
आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में प्रेक्षित आभासी परिवर्तन को प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ये तो परिभाषा थी आपकी, अभी हम इसको और स्पष्ट करेंगे। आप पहले आगे नोट करें। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से तरंगों तथा गैलेक्सियों के प्रति रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से, करेक्ट कर लीजिएगा, तारों तथा गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव से तारों अथवा गैलेक्सियों की गति का अनुमान लगाया जा सकता है। तारों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, तारों से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम आदि तत्वों की स्पेक्ट्रमी रेखाएं पाई जाती हैं। यदि कोई तारा पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक से दूर जा रहा हो, यदि कोई तारा पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक से दूर जा रहा हो अथवा प्रेक्षक की ओर आ रहा हो, तो इसके प्रकाश की स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंग दैर्ध्य अथवा देखिए ऐसा है कि जो स्पेक्ट्रम की दीर्घ तरंग दैर्ध्य होती हैं वो रेड कलर में, ठीक है, और जो लघु होती हैं वो बैगनी होती हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में वही लिख लीजिएगा बेटा, दीर्घ को रेड, लाल, ठीक है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य इन ब्रैकेट लाल अथवा लघु तरंग दैर्ध्य इन ब्रैकेट बैगनी भाग की ओर विस्थापित हो जाती हैं। या विस्थापित हो जाएंगी या हो जाती हैं। इस घटना से तारों का वेग ज्ञात किया जा सकता है। इस घटना से तारे का वेग ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए तारे के प्रकाश के स्पेक्ट्रम रेखाओं की प्रयोगशाला में किसी तत्व के
स्पेक्ट्रम में प्राप्त तत्व के स्पेक्ट्रम में प्राप्त उन्हीं रेखाओं से तुलना करते हैं, उन्हीं रेखाओं से तुलना करते हैं यदि तारे की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, यदि तारे की स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रमी के दीर्घ तरंगदैर्घ्य रेखाएं, स्पेक्ट्रमी के दीर्घ तरंगदैर्घ्य, यानी कि दीर्घ किसका होता है, रेड का होता है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य रेड भाग की ओर, रेड भाग की ओर विस्थापित, भाग की ओर विस्थापित है, तो तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। रेड भाग की ओर विस्थापित है तो तारा दूर जा रहा है, यानी जो सुई बनी होती है वो रेड की तरफ अगर शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब प्रेक्षक दूर जा रहा है, ठीक है। और अगर बैगनी की तरफ हो रही है तो पास आ रहा है, यही बात यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं। विस्थापित है तो तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, और यदि ये लघु तरंगदैर्घ्य, और यदि ये लघु तरंगदैर्घ्य इन ब्रैकेट बैगनी भाग की ओर विस्थापित है, लघु तरंगदैर्घ्य इन ब्रैकेट बैगनी भाग की ओर विस्थापित है, तो तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है। वे सभी आकाश गंगाएं जिनके लिए, वे सभी आकाश गंगाएं जिनके लिए डॉपलर विस्थापन का मापन किया गया है, वे सभी आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज जिनके लिए डॉपलर विस्थापन का मापन किया गया है, यानी कि उस पर डॉपलर परीक्षण किया गया है, चाहे किसी गैलेक्सी, जिस भी गैलेक्सी पे आज तक प्रेक्षण किया गया है स्पेक्ट्रम पे, तो उसमें यही स्पष्ट हुआ है सभी गैलेक्सीज में कि वो रेड की तरफ शिफ्ट होती है। इसका मतलब है कि सभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, वही बात आप नोट कर रहे हैं, ठीक है। वे सभी आकाश गंगाएं जिनके लिए डॉपलर विस्थापन का मापन किया गया है, सभी में अभिरक्त विस्थापन, सभी में अभिरक्त विस्थापन पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि सभी पाया जाता है, इससे स्पष्ट है कि सभी आकाश गंगाएं पृथ्वी से दूर जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि सभी आकाश गंगाएं पृथ्वी से दूर जा रही हैं। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एक पॉइंट कर लीजिए, मूल कण कण, हेडिंग कर लीजिए मूल कण कण, ठीक है। मूल कण एवं प्रतिकण क्या होते हैं, कल मैंने बात की थी आपसे। मूल कण एवं प्रतिकण क्या होते हैं, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही मूल कण माना जाता था पहले। अभी क्या है, मूल कणों की संख्या लगभग 30 से ज़्यादा हो गई है, 30 लगभग प्राप्त कर लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, काम आपको आ सकता है कि मूल कण क्या है, प्रतिकण क्या है, ठीक है, नोट करिए। वे कण जिनका निर्माण, वे कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता, किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता, अर्थात
मतलब किसी कण से मिलकर के बने नहीं होते। ये कहने का मतलब किसी अन्य कण से नहीं होता, अर्थात जिनकी कोई संरचना नहीं होती, जिनकी कोई संरचना नहीं होती मूल कण कहलाते हैं। जिनकी कोई संरचना नहीं होती मूल कण कहलाते हैं। पहले वैज्ञानिकों का विचार था, उसी में आगे कंटिन्यू करें। पहले वैज्ञानिकों का मत था, विचार था कि परमाणु तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, किंतु वर्तमान में मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर हो गई है। मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर हो गई है। अब तो फोटॉन तथा ग्रेविटॉन भी मूल कण की श्रेणी में गिने जाते हैं या गिना जाता है। इन मूल कणों में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन तथा ग्रेविटॉन अस्थायी कण हैं। ग्रेविटॉन अस्थायी कण हैं, जबकि न्यूट्रॉन एवं सभी प्रकार के मेसान अस्थायी कण अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, यानी अस्थायी कण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं। तो इतना थोड़ा सा आपको कहा कणों के बारे में फिजिक्स की बात थी। आइए बात करते हैं जो बाकी सिद्धांत हम लोगों ने की थी, उसके आगे करते हैं निहारिका एवं आकाशगंगाओं में क्या अंतर है, इसके बारे में हेडिंग करिए निहारिका, आकाशगंगा और आकाशगंगा। निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका नेबुला, उसको आप जानते हैं। अब जा करके आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा रोमांचक लगेगा देख करके कि हमारे जैसे अक्सर देखते हैं ना, आपकी गाड़ियां रहती हैं ना, अक्सर देखिए कोई बाइकें हैं, सबके अलग अलग नाम रहते हैं गाड़ियों के ना। जैसे किसी गाड़ी का नाम हीरो होंडा की है तो एम्बिशन उसका नाम रखा गया। या मान लो कोई अक्सर बाइक आप देखते हैं 150 सीसी की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी जो पल्सर गाड़ियों में उसका नाम पल्सर है। तो पल्सर का क्या मतलब होता है? अति विकसित कण, वेगशील कण। अभी ये सब मिलेगा आप लोगों को, बड़ा रोचक लगेगा। इधर के जो भी तथ्य मिलेंगे, ब्लैक होल वगैरह मिलेंगे, वो पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 3 गुना ज़्यादा द्रव्यमान होगा ब्लैक होल का। तो अभी का जो इधर का आगे का जो क्रम चलेगा दोस्तों, वो बड़ा ही रोमांचक और रोचक रहेगा। और जब शांति बना के रहोगे तो काफ़ी कुछ तुम्हारे समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चीज़ें क्या है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और अब इधर का जो भी चीज़ है वो काफ़ी सहज आपको महसूस होगा। नोट करिए, तब आपको एहसास होगा। ठीक है, देखिए निहारिका में
निहारिका संस्कृत शब्द भाषा का शब्द है। निहार संस्कृत भाषा का शब्द है। निहार, निहारिका की बात कर रहे हैं, निहार की बात कर रहा हूं मैं। निहार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कुहरा। कुहरा नाम सुने हैं? ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपको दिखाई, दिसंबर और जनवरी में आपको दिखाई देगा है। हालांकि जब सुबह में मिलने आएंगे तब तो नहीं दिखाएगा, लेकिन जब जाएंगे अगर दिसंबर तक आप लोग रह गए और अभी दिन चल गया तो फिर कोहरा दिखाई देगा ना। जी हाँ, वही बात हो रही कोहरे की। कोहरा इसका अर्थ है इसीलिए आकाश में कोहरे या धुएं की तरह, इसीलिए आकाश में कोहरे या धुएं की तरह, कोहरे या धुएं की तरह नजर आने वाले, कोहरे या धुएं की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को, आने वाले प्रकाश पुंज को निहारिका कहा जाता है। निहारिका कहा गया है या कहा जाता है या कहा गया है। निहारिका को लैटिन भाषा में, निहारिका को लैटिन भाषा में नेबुला, नेबुला ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा, निहारिका की भाषा का शब्द है संस्कृत। ठीक है, निहार संस्कृत भाषा का शब्द है, इसी से निहारिका बना है। इसका अर्थ होता है कोहरा, धुंध। अब मैंने कल आपको बताया था दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में। जब हाइड्रोजन और हीलियम का जो है ब्रह्मांड में किसी जगह सांतरण हो जाएगा तो यही, जब इसका दबाव, कोई भी चीज़ होती है ना, किसी चीज़ का दबाव दिया जाए तो उसे बदल जाता। किसी भी चीज़ में आप प्रेशर करेंगे, जैसे हमारी स्किन जो है, देखिए आप स्किन को आप देख लीजिए, ये क्या करती हैं, जो हम धीरे धीरे हमारा जो विकास होता है शरीर का तो एक संरचना देती है, और ये जो इसके ऊपर की खोल है ना, ये एक शेप देती चली जाती है। कभी कभी जब हड्डियाँ इसकी टूट जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो उसका शेप बिगड़ जाता है। जैसे गर्म कर दीजिए हाथ को बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को तो पिघल जाएगा, सारी स्किन डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो मूल संरचना में नहीं आ पाता है। तो कोई भी चीज़ के लिए, कहने का मतलब वायुमंडल जो हमारा है ये पूरी तरह से हमारे ऊपर एक प्रेशर डालेगा। ऐसे आप समझिए इस बात को कि आप ऐसे हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, और अगर हम फिजिकली तौर से पूरी तरह से फिट है तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे पर कोई दबाव है। लेकिन अगर हमें कह दिया जाए कि हम अस्वस्थ हो जाएं, थोड़े बीमार हो जाएं, और उसके बाद कह दिया जाए कि 5 मिनट खड़े रहिए, तो हमें क्या लगता है कि शरीर ही हमारा हम पे भारी लगता है दोस्तों, क्योंकि दो तरह की ताकतें हम पे काम कर रही होती है। एक तो ग्रेविटी हमको खींचे हुए है जो अपने से लगा के हमको रखी है, और दूसरा ये वायुमंडल जो है ना हमारे ऊपर प्रेशर डाले हुए, वायुमंडल का हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है। और उस प्रेशर की स्थिति में जैसे हम जब लेटते हैं तब हमारे शरीर पर सबसे कम प्रेशर होता है, वायुदाब का प्रेशर। इसी नाते जब हम लेटते हैं तो कहते हैं काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। जैसे भाई अगर मान लो हम ऐसे खड़े रहे और हम ऐसे लेटे रहे, दो स्थिति बने, आप सभी लोग अपने आप को आकलन करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप सोते नहीं लेकिन बिस्तर पे लेट जाते हैं, और उसके बाद में कहते हैं थोड़ी अंगड़ाई लेने के बाद में कि काफ़ी राहत, तब चलो चलते। लेकिन अगर हम कहीं खड़े खड़े रहिए, वैसे अंगड़ाई लीजिए ढेर सारी और तब चलिए, तो क्या हमारा शरीर दोनों जगहों पे सामान्य स्थिति में रहेगा? क्यों ऐसा नहीं रहता? संरचना तो वही है ना भाई। जैसे हम अगर सोएं, आँख ना मूंदें, तो बिस्तर पे अगर लेटेंगे तो हमें क्या राहत मिलने लगती है? क्या साइकोलॉजिकल है या कुछ इसका वास्तविक कुछ असर है? इस पे जो वायुदाब जो पड़ता है ना, जब हम लेटते हैं, जब सोते हैं, तो हमारे शरीर पे सबसे कम वायुदाब पड़ता है, सबसे कम। चूँकि हमारा जो क्षैतिज विस्तार हो जाता है शरीर का, तो हमारे ऊपर सबसे कम एकदम ग्रेविटी के करीब में रहते हैं, तो हमारे शरीर पे कम दबाव पड़ता है। इस नाते हम रिलैक्स फील करते हैं 10 मिनट के विश्राम के बाद। जो वर्कर काम करते हैं दोपहर में, वो
जब लंच करते हैं, लंच करने के बाद 10 मिनट रेस्ट करते हैं और वो सोते नहीं हैं कभी कभी, और उसके बाद वो फिट हो जा कर के काम करने लगते। तो जो ये स्थिति है, जो दबाव है, वो जो प्रेशर है, उसी का सारा खेल है। यही चीज़ें जब दबाव किसी भी चीज़ पर, यानी कि जब गैसों का सांद्रण वायुमंडल में हो जाता है, हमारे मतलब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम या इस तरह की गैसों का, तो उसमें धीरे 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 इसका संकेंद्रण होने से, प्रेशर होने से तारों का निर्माण हो जाता है, और फिर कई तारों का निर्माण हो जाता है, और कई तारों से फिर गैलेक्सी बन जाती है, आपकी आकाशगंगा बनती है, और आकाशगंगा की पूरी संरचना इसी से है। तो निहारिका भी उसी तरह से गैसों का सांद्रण आप देख रहे हैं इसमें। अभी क्या है, धुंध, कोहरा, कोहरे में क्या होता है दोस्तों, गैस ही तो दिखाई देती है, बादल होता है वो, ठीक है। तो वो संरचना यहाँ दिख रही है, वही नेबुला है। यानी कि अगर हम बात करें निहारिका या नेबुला की बात करें, तो बात तो वही हुई। नेबुला मतलब क्या, बादलों का संकेंद्रण, वायुमंडल में बादलों का संकेंद्रण, नेबुला या निहारिका, और जो कि हमको कोहरे की जैसे दिखाई देगी। तो कोहरे जैसी संरचना, बड़ी संरचना क्या होती है, निहारिका होती है। और जब यही आगे चल करके प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो यही आकाशगंगा फिर कहलाएगी, जब इसमें तारों का निर्माण हो जाए, ठीक है। चलिए, एग्जाम में पूछेगा कि निहारिका नेबुला में अंतर कुछ है क्या, या निहारिका क्या है, नेबुला क्या है। नेबुला या निहारिका एक ही बात है, आकाशगंगा में क्या अंतर है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। नेबुला कहा गया है, क्या कहा जाता है, कुछ समय पहले तक निहारिका तथा आकाशगंगा समानार्थी रूप में प्रयोग किए जाते थे, समानार्थी रूप में प्रयोग किए जाते थे। कुछ समय पहले निहारिका तथा आकाशगंगा समानार्थी रूप में प्रयोग किए जाते थे, किंतु अब निहारिका और आकाशगंगा शब्द अलग अलग अर्थों में दर्शाते हैं, अलग अलग अर्थों को दर्शाते हैं, ऐसे लीजिए, अलग अलग अर्थों को दर्शाते हैं। यानी कि आकाशगंगा और निहारिका दोनों अलग चीजें होंगी, ठीक है। आगे चले भाई। वास्तव में आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत, वास्तव में पैराग्राफ चेंज करके, वास्तव में एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत, या आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होता है, बादल के संचयन से होता है। बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहा जाता है, या जिसे निहारिका की संज्ञा दी गई है, कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में, क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में, यानी संरचना बड़ी होने लगी। निहारिका में, क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए, गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के
अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों का धूल कणों योग गैसों के, धूल कणों योग गैसों के तंत्र को, गैसों के तंत्र को आकाश गंगा की संज्ञा दी गई या कहा गया, आकाश गंगा की संज्ञा दी गई। इस प्रकार निहारिका आकाश गंगा के घूर्णावस्था का द्योतक है। इस प्रकार निहारिका आकाश गंगा के घूर्णावस्था की द्योतक है, जबकि आकाश गंगा शब्द विकसित अवस्था का, आकाश गंगा शब्द विकसित अवस्था का, यानी कि देखिए जब आकाश गंगा बन रही होती है तो शुरुआती दौर में जो बादलों का संकेंद्रण होता है वही निहारिका या नेबुला कहलाती है, जब शुरुआती स्टेज में होती है। और जब धीरे धीरे ग्रेविटी उस पर दबाव पड़ता जाता है तो उसमें तारों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, और यही तारों के निर्माण की प्रक्रिया जब पूर्ण होने लगती है या हो जाती है तो फिर जो बड़ी संरचना बन करके आती है, यानी जब पूर्ण विकास हो जाता है तारों का उसमें, तो यही क्या बन जाती है, आकाश गंगा बन जाती है। तो समझ में आया दोस्तों कि मतलब बादलों के संकेंद्रण से, हाइड्रोजन के हीलियम से ही तारों का निर्माण हो जा रहा है। और इसमें क्या मैंने अभी बताया आपको, प्रेशर, ग्रेविटी ही, दबाव ही जो है निर्माण कर दे रहा है, यानी कि आगे की प्रक्रियाएं जो होंगी भविष्य में जो हो रही हैं ऐसे ही होती हैं। जो बादल आपके जाते हैं और बादलों का जब संकेंद्रण होता चला जाता है, हाइड्रोजन हीलियम गैसों की जब अधिकता रहती है तो यही स्थिति बनती है ना। बात स्पष्ट हो गई ना। निहारिका क्या है, भ्रूणावस्था, यानी कि एक तरह से कहीं गर्भावस्था की जो शुरुआती दौर की स्थिति होती है गैलेक्सी के बनने की, ठीक है, शुरुआती दौर की स्थिति को क्या कहते हैं, निहारिका या नेबुला। और जब वो प्रौढ़ावस्था को यानी पूर्ण रूप को प्राप्त कर लेती है तो क्या कहलाती है, आकाश गंगा कहलाती है। क्लियर थी बात, ठीक, आगे आइए। हमारे अब थोड़ी सी अपनी गैलेक्सी की बात कर लेते हैं। अपनी आकाश गंगा जिसे मिल्की वे के नाम से जानते हैं, मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि अभी देखेंगे कि कोई आकाश गंगा है और उस आकाश गंगा में जैसे एक आकाश गंगा मान लीजिए सर्पिल आकार की हमारी आकाश गंगा है, तो एक वलय ये हो जाएगा, ऐसे समझिएगा, ये थोड़ी सी एक मोटी वलय बना दे रहा हूँ मैं आपको। फिर इसके बाद में एक वलय ये हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये एक और ये तीन, ये कल मैंने बताया था तीन संरचना होती है किसी आकाश गंगा की, तीन, ठीक है। हमारी जो है, हमारा जो सौरमंडल है वो क्या है, तीन भुजाएं इसको कहते हैं, इसी को तीन भुजाएं कहते हैं, ठीक है। ये बाह्य भुजा हो जाएगी, मध्यवर्ती भुजा हो जाएगी, आंतरिक भुजा हो जाएगी, ठीक है। यहीं पर ही हमारा सौरमंडल है, मतलब इस वाली भुजा में, मध्यवर्ती भुजा में, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा गैसों का संकेंद्रण है, घनत्व है, और इसमें हजारों अरबों संख्या में तारे इसमें विद्यमान हैं, और यही गैसों का संकेंद्रण है। जैसे गैलेक्सी बने, निहारिका से आकाशगंगा का निर्माण हुआ, और ये जो आकाशगंगा हमारी हो रही है जिसका नाम मंदाकिनी है, मंदाकिनी, ठीक है। अब ये जो है ये इसके मध्यवर्ती भुजा में हमारा सौरमंडल मिलता है। अभी आगे से हम लोग तथ्य देखेंगे, और जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो फिर हम एक मिनट में इसको ब्रीफ कर देंगे कैसे क्या पूरी संरचना आपकी तथ्य आपके पास भी हो, समझ आ भी लें तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और ये होगा, अब ये देखो इतनी बड़ी संरचना है दोस्तों, तो क्या ये हमको किसी भी टेलीस्कोप या किसी संरचना से एक हिस्सा दिखाई देगा क्या, नहीं, इसका हमको मात्र एक हिस्सा दिखाई देता है, और जो हिस्सा दिखाई देता है वो एकदम दूधिया कलर में है, दूधिया कलर में, यानी बादल कैसा होता है, सफेदी लिए रहेगा ना अपनी। तो वाले लोग ये ना कह रहे हो सर काला भी रहता है, पीला भी रहता है, मान लो दूधिया रहता है। तो ये जो गैसों का जो संकेंद्रण होता है
वो ये देखने से चूंकि दूध जैसी संरचना जब दिखाई देती है, इसी कारण से ये इसको मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो मंदाकिनी हो गया है दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से उसका नाम है। बाकी तो आपको ज्ञानी है, थोड़ा सा मेरे सहयोग की जरूरत है। आइए वास्तव में आगे चलिए दोस्तों, वास्तव में ये तो हो चुका है बुरा हमारे सौर मंडल में। हाँ बेटा ठीक है, आगे चलिए। हमारे सौर परिवार की, चलिए नोट करिए पैराग्राफ चेक करके, बात नहीं होती। हमारा सौर परिवार जिस आकाश गंगा में स्थित है, हमारा सौर परिवार जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी के से, मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता, मंदाकिनी का वह भाग यानी जो हमारी अपनी गैलेक्सी है आकाशगंगा, इसका नाम मंदाकिनी है। इसका जो भाग दिखाई देता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता सदृश, प्रकाश सरिता, प्रकाश सरिता मतलब समझते हैं क्या होता है? नदी। तो प्रकाश की एक नदी जैसी संरचना खूब लंबी सी जो दिखाई दे, उसी को बात कह रहे हैं ये। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से एक प्रकाश सरिता सदृश दृष्टिगोचर होती है, यानी कि दिखाई देती है, सदृश दृष्टिगोचर होती है। स्वर्ग की गंगा, स्वर्ग की गंगा, स्वर्ग की गंगा जिसे मिल्की वे कहा जाता है, मिल्की, यानी दुग्ध मेखला, यानी कि हमने वही कहा कि इसका जो एक छोटा सा हिस्सा हमें दिखाई देता है, इसका एक भाग दिखाई देता है, वो क्या दुग्ध मेखला के जैसा दिखाता है, दूध की नदी के जैसा दिखाई देता है। इसी नाते इसको हम लोग मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी गैलेक्सी को एक हर एंगल से देख पाना मुश्किल है, तो जो एंगल हमको दिखाई देता है एक छोटा सा भाग, चूंकि बहुत बड़ी संरचना है, कितना बड़ा टेलीस्कोप आप बताइए भाई हो कि एक ग्रह तारा सूर्य तक, अभी तक मनुष्य क्या हुआ, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अभी तक चंद्र उपग्रहों पर पहुंचने की उठापटक बनी हुई है। अभी हम सभी ग्रहों पे नहीं पहुंच पाए हैं। मंगल पे पहुंचने की बात होती है, मंगलयान तमाम सारे जो है नासा से लेकर के और हमारे इसरो तक के लोग प्रयास कर रहे हैं, और दुनिया के और भी जो अंतरिक्ष जो सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं अंतरिक्ष पे, वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो अभी तो हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे नहीं पहुंच पाए हैं, वो तो जहाँ पर पहुंचना संभव भी है, और सूर्य वगैरह तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल बात है। और एक आकाशगंगा में तो अरबों सूर्य की स्थिति बनी हुई है, और फिर उसके किसी हिस्से को आप कैसे देख पाएंगे। तो एक इमेजिन करने की चीज़ है। जब आप इसको पढ़िएगा, जिनका इंटरेस्ट इसमें है और जिनको कुछ आगे करना है, तो थोड़ा इमेजिनेशन करिएगा, तो वो फिर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा। और ये दुनिया है, पूरी सृष्टि है, उसको आप समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बड़ा रोचक है ये चीज़ है जो। तो उसे क्या कहते हैं? स्वर्ग की गंगा या मिल्क वे या मिल्की वे, मिल्क वे की संज्ञा दी जाती है। मिल्क वे या मिल्की वे, मिल्क वे, स्वर्ग की गंगा, मिल्क वे। अब पूछा जाए, देखो, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे या मिल्क वे या मंदाकिनी क्या है? बात एक ही है ना, यानी कि जो हमारी ये पूरी तरह से क्या है, ये आकाशगंगा है। आकाशगंगा जैसे विश्व में मतलब ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अरबों की संख्या में क्या है, मंदाकिनियाँ हैं, आकाशगंगाएं हैं। उनमें से एक आकाशगंगा जो हमारी है, जिसमें हमारा सौरमंडल है, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। चूंकि उस मंदाकिनी को देखने पर क्या दिखाई देता है? एक सफेद गंगा, एक सफेद नदी के रूप में दिखाई देता है। इस सफेद नदी के नाते इसको स्वर्ग की गंगा यानी कि मिल्की वे नाम दे दिया गया है। यानी मंदाकिनी यानी हमारा जो हमारी गैलेक्सी है या हमारी आकाशगंगा है, इसका जो नाम है वो मंदाकिनी भी है, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे के नाम से इसको जाना जाता है। समझ रहे हैं? नामकरण।
जैसे मान लो किसी का नाम हो, कुछ नाम हो, तो मान लो उसका नाम ये मंदाकिनी है और साथ ही साथ उसके साथ उपलब्धि लगी हो, बड़ा लंबा है तो उसके साथ लगे लंबू, लग गया ना, या छोटा, कुछ इस तरह के शब्द लगे होते हैं। उसी तरह से इसकी क्वालिटी जो है वो दूध की जैसे सेंटा दिखाई देती है मिल्की वे, तो इसी नाम से इसको मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तरह से कहीं उपनाम हो गया ना, मंदाकिनी या स्वच्छी गंगा या मिल्की वे, ये तीनों जो नाम आपके हैं किसके हैं? हमारी आकाश। क्लियर? समझा? क्यों आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए आगे। जानी जाती है अर्थात हम पृथ्वी से, चलिए बेटा आगे, हम पृथ्वी से समूची मंदाकिनी को एक साथ नहीं देख सकते। हम पृथ्वी से समूची मंदाकिनी को एक साथ नहीं देख सकते, बल्कि इसके एक भाग को ही देख पाते हैं, बल्कि इसके एक भाग को ही देख पाते हैं जिसे मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करें, लिखें, बिग बैंग के फलस्वरूप हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, बिग बैंग के परिणाम स्वरूप हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में 1 खरब यानी कि 100 मिलियन, 1 खरब 100 मिलियन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो मानक है ना वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन में है, तो इस नाते इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 1 खरब यानी कि 100 मिलियन से अधिक आकाश गंगाएं विद्यमान हैं। 1 खरब से अधिक आकाश गंगाएं हैं। कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं? थक जाएंगे। अगर एस्ट्रोनॉमी में आपका इंटरेस्ट नहीं है, खगोल की में, तो सोचेंगे कि अरे छोड़ो यार, इतना लंबा छोड़ा है ना, क्या ज़रूरत है इतना भ्रमण करने की। लेकिन जानना तो पड़ेगा ना, दुनिया है, सृष्टि है, सृष्टि के बारे में जो हमारे काम की चीज़ है वो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आकाश गंगा से, पैराग्राफ उसी में आगे लिख लीजिए, चेंज भी कर सकते हैं। आकाश गंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। आकाश गंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। आकाश गंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। इनमें गामा किरणें, गामा अवरक्त किरणें, रिपीट नहीं करेगा, कान खोल के बिल्कुल बैठे रहो, ठीक है। गामा किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो किरणें या रेडियो तरंगे, पराबैंगनी प्रकाश, दृश्य प्रकाश तथा एक्स किरणें आदि शामिल होती हैं। अब पूछेगा एग्जाम में कि क्या हम आकाश गंगाओं से कुछ किरणों का भी निकास होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स रेज वगैरह ये जो सब किरणें हैं ये सब निकलती हैं आकाश गंगाओं से। इन किरणों का क्या रिफ्लेक्शन होता है, आपकी आवाज़, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग अगर देखते हैं तो कहते हैं आवाज़ होगा, लगता है कोई है क्या कमरे में। जैसे आप कमरे में प्रवेश करते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कमरे में कोई है क्या। कुछ लोगों को आवाज़ होता है, कुछ लोगों को कोई भी रहे, हाथी भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक फील होता है, तो ये आकाश गंगाओं से भी बहुत सारी किरणों का क्या होता है, रिसाव एक तरह से कहिए, निकलती रहती है। ठीक है, तो क्या क्या किरणें निकलती हैं, तो अवमुक्त होती हैं उनसे, ये क्वेश्चन आपको बनेगा। ठीक है, एक्स किरणें आदि शामिल होती हैं। चलिए अब बात करते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा की बात करते हैं। एक एडिट कर लीजिए,
मंदाकिनी आकाशगंगा अपनी, मंदाकिनी आकाशगंगा अपनी आकाशगंगा की बात करिए। मंदाकिनी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी गैलेक्सी, वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य, वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी, ग्रह और उपग्रह यानी कि पूरा हमारा सौरमंडल, वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी, ग्रह एवं उपग्रह, चाहे तो इसको लिख सकते थे आप, हमारा सौरमंडल आदि अवस्थित हैं, आदि अवस्थित हैं, मंदाकिनी कहा जाता है। अब हम लोग लाइन पे आ रहे हैं धीरे धीरे, अब आ गए हैं लाइन पे, ट्रैक पे बिल्कुल आ गए। गाड़ी अब कहाँ पे आ गई है? हाईवे से। अब आपको समझ में आएगा स्कूल होगी। अभी तक तो क्या चल रही थी? जिग जैग हो रही थी, उच्चावत पठार और अवसाद हमारे यहाँ आए थे। अब आप लोग बाधा पूरी कर चुके हैं। अब यहाँ से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके दिमाग से ऊपर चली जाए। अब ज़बरदस्ती आप सो जाएंगे तो अलग विषय है, अन्यथा की स्थिति में सब अब दिमाग में आपको आएगा। यही जो भूमिका थी अभी तक की, ये थोड़ी सी मतलब एक काल्पनिक बात की थी, हाइपरथेसिस। जैसे मैं कल्पना कर लूँ कि सारे बच्चे बड़े अच्छे, उसी टाइप की ये स्थिति थी कि यहाँ से हम लोग आ गए। अब यहाँ से हम लोग अपनी बात करेंगे। अब इसमें फीलिंग्स रहेंगी, अपनी है, मतलब अपनी मिल्की वे की बात कर रहे हैं, अपनी आकाशगंगा की बात करेंगे। और तमाम सारी चीज़ों में जाते जाते फिर सूरज आएंगे, फिर उसके बाद में आपके सारे ग्रह आएंगे, फिर उपग्रह आएंगे और तमाम सारी चीज़ें इसके विषय में आप लोग जानते जाएंगे। और फिर ग्रह से घूमते घूमते सब लोग चले आएंगे पृथ्वी पर, पृथ्वी ग्रह की बात होने लगेगी। और पृथ्वी से होते होते फिर क्या कर लेंगे हम लोग? इंडियन चले जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी चले जाएंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ पे कौन कौन रहता है, जीव जंतु, वनस्पतियाँ, इनके बारे में जानेंगे। फिर क्या खाएंगे पिएंगे, उत्पादन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिर बस्तियों के बारे में देखेंगे, प्रारूप क्या है, नगरीय बस्ती कौन सी है, रेखीय बस्ती कौन सी है। और फिर यही कहते हैं ना, वो जीवन की उधेड़ बुन में पहुँच जाएंगे और फिर ज़िंदगी वहीं से शुरू, बस खाना और बनाना और वो चीज़ें आती हैं। पूरी परिक्रमा करते हुए हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। चलिए आइए, हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आइए दोस्तों, आइए थोड़ी देर बाद जाइएगा। देखिए, युवाओं को केंद्रित करना बहुत मुश्किल काम, ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। अरे मम्मी पापा सबके, किसी के पापा तो बड़े पहलवान होंगे और किसी की मम्मी तो बड़ी खतरनाक होंगी, वो नहीं कंट्रोल कर पाए तो हमारे यहाँ पे बस क्या बात है। बस कुछ एक दिशा मुद्दों पे अगर हम लोग हो जाए तो हो सकता है कुछ काम। अब बताइए, जानते हैं प्रशासन कितना सख्त है, लेकिन देखिए वो जो हमारे वीर लोग हैं, जो आर्मी में भर्ती की प्रक्रियाएँ चल रही हैं, उसको लेकर कितना सब आंदोलन है। युवा क्या होता है, मिसगाइडेड मिसाइल है। कब कहाँ फूट जाए कुछ पता नहीं, कब पापा पे ही फूट जाए पता नहीं पापा को। सभी युवाओं की बात हो रही, कोई पर्सनली नहीं लेगा अपने ऊपर कि हम कोई कह रहे हैं। युवा एकदम, अगर ये मिसगाइडेड मिसाइल है, समझ रहे हैं, जिसमें कोडिंग गलत कर दी गई, पता चला अक्षांश देशांतर लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड अपने डाल दिया गया, घूम के आया वही फूट गया, तो ये वाला स्थिति अगर हो जाती है तो बड़ी खतरनाक होती है। अब कुछ लोग होते हैं मिसगाइडेड मिसाइल की तरह होते हैं युवा, और वो उस युवा को पहचानना सबसे जटिल कार्य होता है। पहचान पाता है सिर्फ शिक्षक, इसके अलावा कोई समझ नहीं सकता है कि कौन है। वो लाख कहते रहे कि मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ, अक्सर लोग गारंटी लेते हैं ना, अरे मेरा बेटा है तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअल में वो भी कहता रहा पापा भी कहाँ तुम जान पाए थे। अभी तो तुम थोड़ा बहुत ही जान पाए हो, बाकी चीज़ें तो बाकी लोग जान रहे हैं। तो रियलिटी कुछ ऐसे ही कुछ बन करके आती है। देखिए, हंसना और हंसाना मेरी एक मूल प्रवृत्ति है, और जो बहुत मनहूस टाइप के लोग होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। आदमी को कहते हैं ना, वो टाइप का नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल निराशावादी, कि जैसे वो सैड फिल्मों का सॉन्ग चल रहा है फिल्म में, वो वाला नहीं होना चाहिए। हमेशा एक रोमांच बना रहना। जीवन एक रोमांच है, इसमें आप खेलिए कूदिए और विकास की सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए, और कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करिए। दोस्तों, हम लोगों को क्या था कि कोई गाइड करने वाले लोग नहीं थे। आप लोगों के साथ एक इत्तेफाक है कि दोस्त मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं जो गाइड करते हैं आपको, तो थोड़ा गाइड करिए। कोई आप पे शासन करने वाला नहीं है।
जब आपके पेरेंट्स आप पे शासन नहीं कर सकते तो हमारी क्या मिसाल की हम आप पे शासन करें, या किसी और की क्या मिसाल की कोई आप पे शासन करे, है ना। देखिए कानून कितना भी सख्त बन जाए, जिसको जो करना है वो करेगा वही, लेकिन वो करता क्यों है? क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता कि हमको करना क्या है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने के बाद वो खुद ही उनसे मिलिए, जब आप लोग कभी मिले नहीं होंगे, हम लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े लोगों से मिले हैं जो कि गलत गलत काम कर गए और इस तरह की चीज़ें पूछी गई, तो वो खुद नहीं बता पाता कि वास्तव में है क्या, मैं चाहता क्या था, मैं कर क्या गया और मैं हो क्या गया और कैसे हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, ज़िंदगी कब कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कुछ इसका एहसास ही नहीं है। तो ये चीज़ें होती है, युवा राष्ट्र के निर्माता होते हैं, ये बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये जो अनसुनी बातें करते रहते हैं ना, जो बहुत बड़े वीर होते हैं, उनको जानते हैं, उनके बच्चे भी नकार देते हैं। आप सभी लोगों की अगर आप अपने जीवन में उपलब्धियां नहीं पाएंगे ना, तो आप भविष्य के अंकल और आंटी आप ही लोग बनेंगे, या मम्मी पापा भी आप ही लोग बनेंगे, तो पता चलेगा आपका बेटा आपसे भी ज़रा शातिर होगा, क्योंकि डीएनए तो आप ही का होगा। तो डीएनए तो बताता है ना, संरचना वही होगी। तो इस नाते अच्छा रहे कि जिससे कि आपका आने वाली जनरेशन भी आपको याद करे कि मेरे पिताजी बड़े आदर्श पुरुष थे, राणा प्रताप के जैसे उनकी वीरता थी, हैं, चाणक्य के जैसा सोचते थे, है कि नहीं है भाई? अपेक्षाएं सब लोग की होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ऐसे करिए, और कुछ एक लोग तो जैसे लग रहा है गुस्साए हुए हैं भाई, हमसे गुस्साइए नहीं, हम बहुत हंसाते हैं, हम तो सभी को बहुत हंसाते हैं, बस थोड़ा सा डराते हैं। डरना भी जरूरी है और हंसना भी जरूरी है, नहीं तो पता चलो लोग कहेंगे कि हम हंसबे करेंगे सर आगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आधे लोग कहेंगे कि नहीं हम नहीं हंसेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। हंसते भी रहिए और पढ़ते भी रहिए। आइए, बहुत हो गया, अब बात नहीं दोस्तों, शांति। बर्दाश्त नहीं कर सकते हो 10 मिनट? नहीं, एहसान ना करो, एहसान अपने ऊपर, वरना जैसे है ना ज़िंदगी भी सिकुड़ जाएगी। अभी तो बहुत फैली हुई है ना, बहुत बिगड़ जाएगी। कंट्रोल, ये सब चीज़ें बेटा अभी समझाने के बाद समझ में नहीं आएगा ना, तो परेशान हो जाओ, ये सब गलत बात है, ठीक है। इतनी प्यास लगी है कि चूजे हो गए हो क्या? चूजे हो, कितना प्यास के बिना तड़प रहे हो, बाकी बच्चे नहीं है छोटे छोटे, तुम्हें तो प्यास लगी है। इतनी भीषण प्यास लगी क्या वो बॉटल भर के नहीं आ पा रहे थे? तो तुम्हारे लिए कोई लगेगा? डीएम साहब हो बस्ती के, मैं भर के ले आऊँ, क्या दिक्कत हो ले आऊँ आपके लिए। एक्स्ट्रा ओवर स्मार्टनेस अच्छी चीज़ नहीं है, शांति से बैठे रह सकते। मैं बहुत हंसाता हूँ, सबको संवार करता हूँ, और फिर मिलने के बाद छोड़ता भी नहीं, बहुत ख़राब आदत है। तो इस नाते समझ लीजिए, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं करेगा ऐसा, वरना अगले दिन से क्लास में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस नाते सभी लोग आराम से रहिए, ये सब फालतू वाले बच्चों वाला हीरो पत्ती वाला काम नहीं। क्लास है, यूपीएससी की क्लास है, हंसिए और विकास की बातें करिए, पढ़ाई की बात करिए, इसके अलावा कोई बात नहीं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल, अच्छी ठीक है। चलिए अभी 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट बाद छुट्टी मिल जाएगी। आगे बेटा चलिए। जिसमें हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार सर्पिल है, ये रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें हमारा सूर्य ग्रह उपग्रह अवस्थित हैं, मंदाकिनी कहा जाता है। यह 24 आकाश गंगाओं का एक बृहद पुंज है, यह 24 आकाश गंगाओं का एक बृहद पुंज है। एक बृहद पुंज है, जिसमें हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा का आकार सर्पिल है। क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि हमारी मंदाकिनी का आकार क्या है, तो सर्पिलाकार है, सर्पिल है, ऐसे रहेगा, सर्पिल है। इसमें लगभग 1 खरब तारे पाए जाते हैं, इसमें लगभग 1 खरब तारे पाए जाते हैं।
यह तस्तरी सदृश चपटी है, यह तस्तरी सदृश चपटी है। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इनका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। इमेजिन करिएगा बच्चों, 80,000 प्रकाश वर्ष, यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई जो दूरी, और ये 80,000 प्रकाश वर्ष है। केवल 80,000 तो आप अपनी आकाशगंगा में चलते रह जाओगे यार। 80,000 साल, सोच पा रहे हो आप कितना बड़ा है ये यूनिवर्स हमारा। 80,000 साल तो हमको अपने यूनिवर्स में, अपनी गैलेक्सी में चलने में, आकाशगंगा में लग जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी है, पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र को बल्ज कहा जाता है। ये जो केंद्र है दोस्तों, ये केंद्र, इसे बल्ज कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिल्की वे का जो केंद्र है उसे किस नाम से जानते हैं? बल्ज नाम है इसका। इसकी आकार की संरचना कैसी है दोस्तों? सर्पिल है, सर्पिलाकार है। पूछेगा आकाश, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है। इसकी संरचना कैसी है? सर्पिलाकार है। इसके जो केंद्र है, केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज। एक एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बाकी शेष मिलते हैं दोस्तों। और आप लोग खूब अच्छे से रहिए दोस्तों, क्लासेस खूब अच्छे से करिए। और किसी भी बच्चे को ये नहीं होना चाहिए ना कि जैसे देखिए क्लास आप लोग करेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। इस तरह की चीज़ें करिए। जी, किसने कुछ कहा? क्या तस्तरी? अरे वो देखिए टीवी वगैरह में तस्तरी कहाँ देखते हैं, क्या तीन भाग में किस तरफ देखते हैं, मतलब एक ही तरफ देखते हैं पर देखते हैं वो सब कहाँ देखोगे आप? जब एक सर्पिल है, संरचना को